क्लास 6 साइंस अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करना दिखाया गया है यहाँ पे। दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों के से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले इसे सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं। आपसे इसे पृथक करने के लिए कहा गया है तो क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? यहाँ पे देखिए, दूध और दही का मंथन करके मक्खन निकाला जा रहा है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अवरोधों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उसे पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि कोई आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। परंतु पहेली को यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता की क्यों होती है। सारणी 5.1 में कॉलम में पृथक करने के लिए कुछ प्रक्रम दिए गए। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 में तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य के पृथक्करण अवयवों के उपयोग से ढंग में मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनका हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों में कणों में आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव और गैस से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों में के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिसके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। दुकान से खरीदे गए अनाजों का एक पैकेट कक्षा में ले आइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसे पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्य खाद्य कण है? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इसे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों का पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्तचयन यहाँ पर निकाला जा रहा है। थ्रेसिंग। अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों के गट्ठर को देखा होगा। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने के लिए पहले धूप में सुखाया जाता है। पर प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इसके गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको उनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों के पीटकर अन्य कणों से पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया। निष्पावन। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी
किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इस अवयवों को पृथक करना संभव है? अब इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र में मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को किस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है? निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी उन कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। हवा की दिशा में किया जाना है। सूप को भूसा है यहाँ पे निकल रहा है और अनाज है, इसे निष्पावन कहते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथ्वी होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। चालन, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चलनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं तथा इससे आटा डालते हैं। देखिए ये चालन है। आटे के छोटे कण चालन की छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूँ को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूँ की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडी या भूसे जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों के रेत को पृथक किया जाता है। कक्षा ए में चालनी छन्नी का थोड़ा सा आटा घर ले आइए। चालन द्वारा आटे की अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिसकी मापों में अंतर हो पृथक करने में किया जाता है। अवसादन, निस्तारण तथा निस्संदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल को जल में डालते हैं तब उस पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के कारण प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाएं जिन्हें अवयवों को अवसादन या निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिट्टी एवं जल का मिश्रण है यहाँ पे। अघुलित पदार्थ मिट्टी को है ना। किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर ऐसे ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए अक्सर आप चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता से मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है?
इसी प्रक्रम को निस्संदेह फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय को चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्संदेह में एक कौन सी विधि अच्छी है। अब हम अपने उपयोग में आने वाली जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकित हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए हम यह देखते हैं कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दीजिए, इसे आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा इसे परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास से उड़ेलिए। आप प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अतः भूरे रंग का है? अब इसका निस्संदेह कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह क्रिया कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्संदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में भुने हुए तावों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्संदक के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्संदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र पर एक ऐसा निस्संदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लाकर दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते। फिल्टर पत्र पर यह रह जाता है। शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना यहाँ पे दिखाया गया है। फिल्टर पत्र के उपयोग से यहाँ पे निष्पंदन किया जा रहा है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसे बीजों तथा ठोस कणों से पृथक किया जाता है। निस्संदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े तथा छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। वाष्पन: एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह से हिलाइए। क्या आप यहाँ नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना दिखाया गया है यहाँ पे। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं हिलाने के बाद? क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर में गर्म कीजिए। जल को उबालकर उठने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण के जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसमें वाष्पन की में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक होता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों से भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है या ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर समुद्र जल से नमक प्राप्त करना दिखाया गया हुआ है। पृथक्करण की एक अधिक विधियों का उपयोग: एक से अधिक। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने के केवल एक विधि का उपयोग प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले ही देखा है कि हस्तचयन विधि इसे पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इससे निस्तारण या निस्संदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण द्रव्य में क्या क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते देखते हैं? वाष्पन तथा संघनन को यहाँ दिखाया गया है। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट की केतली की टोटी के ठीक ऊपर
पकड़िए। जैसा कि चित्र पर दर्शाया गया, आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट से संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प को उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत की नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया, फिर उसने क्रियाकलाप 7 से सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उसमें उसे कहाँ त्रुटि हो गई? क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोल सकता है? अध्याचार हमने पाया है कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बन जाता है, तब हम उस पदार्थों को जल विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा? इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच, एक नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक उसमें डालकर अब विलोड़ित कीजिए कि जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए, और फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इस प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ है हुआ कि जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है, यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ है जब पहेली ने रेत में नमक को जल में घोलने का यहाँ पर दिखाया गया है। अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया है। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका है। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण के सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने के पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करेंगे। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा दिखाई देता है? क्या क्रियाकलाप सुझाता है गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है? क्या जल को विभिन्न विलयन पदार्थों की समान मात्रा घुली? आइए पता लगाते हैं। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक के आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। क्या आपको जल के विलयन अन्य पदार्थों से दोहरा सकते हैं? सारणी 5.2 में क्या आप जानकारी प्राप्त करते हैं? आपने क्या पाया कि जल में विभिन्न पदार्थों के विभिन्न मात्रा में घोलता है। हमने पदार्थ के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों से पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्रों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों के निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण
में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है।